कल ही मैं तुम्हें अपना बना लूंगा स्वीट हार्ट। अब तक आपने पढ़ा कि एकांश ऐसा इंसान था जो अपने पार्टनर्स की भी जान लेने में 1 मिनट भी नहीं सोचता था। उसे सिर्फ खुद से मतलब था। अपने आगे वो बड़े से बड़े माफिया गैंग लीडर्स को कुछ नहीं समझता था। पल भर में उसने अपने ही पार्टनर एल्बर्ट को अपने पाले हुए खूंखार जानवरों के तहखाने में डाल दिया। इन सब के बारे में तुषार को बखूबी पता था और बाहर की दुनिया एकांश के ऐसे डेविल रूप से बिल्कुल अनजान थी, सिवाय इन 2 लोगों के जो तुषार के मोबाइल के जरिए इस वक्त की लाइव ऑडियो ट्रैक अपने लैपटॉप में सुन रहे थे। ये कमरा जिसमें वो दोनों बैठे थे काफी ज्यादा बड़ा था और यहाँ काफी अंधेरा था। यहाँ 2 ब्लू लाइट्स जल रही थी और बाकी की रोशनी लैपटॉप स्क्रीन दे रही थी। जब उन्हें अपने काम की चीज उस ऑडियो में से मिल गई तो उन्होंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी कमरे में किसी ने लाइट का स्विच ऑन करके दूधिया रोशनी फैला दी। ये तीसरा शख्स है जो इस वक्त कमरे के अंदर ही आ रहा था। उसकी उम्र लगभग 35 साल लग रही थी। वो आदमी लैपटॉप पर बैठे दोनों लोगों को देखते हुए बोला, तुम लोग अपना काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे डर है कहीं उन लोगों को तुम पर शक ना हो जाए, स्पेशली रिया तुम पर। लैपटॉप के पास बैठे 2 शख्स में से एक वही लड़की रिया थी जिसके लिए तुषार पागल था। ये सब इन लोगों का बना बनाया प्लान था और ये सब कैसे हुआ आगे जानेंगे। रिया जिसने इस वक्त ब्लैक डेनिम जैकेट पहनी हुई थी और साथ ही ब्लू जीन्स, अपने कमर से ऊपर तक के बालों की उसने पोनीटेल चोटी बनाई हुई थी। चेहरे पर हल्की पिंक लिपस्टिक के साथ वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वही चेहरे के भाव देखे जाए तो वो काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी इस वक्त। 35 साल के शख्स को देखकर रिया ने जवाब दिया, चीफ, पहली बात तुषार जितना बेवकूफ दिखता है उतना है नहीं, इसीलिए तो चिया कैफे जहाँ वो रोज कॉफी पीने जाया करता था, एक दिन अचानक ही मुझे देखकर दीवाना हो गया। मैंने भी हर तरीके से स्माइली फेस देकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश की। वो मुझसे तो बोला कि वो मेरे मुंह से मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहता है, मगर वही दूसरी तरफ अपने आदमियों को भेजकर उसने मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता करवा लिया, सिवाय इस बात के कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। और वो बात वो पता कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसे अब तक मेरे बारे में उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सब मेरी मर्जी से मिली है। पूरा 1 महीना लग गया मुझे उस तुषार अग्निहोत्री का भरोसा जीतने में, और देखिए ना, इतनी आसानी से मुझे अब इनके खिलाफ सबूत मिलने लगे हैं और ऐसे ही एविडेंस इकट्ठा करके मैं एकांश सिंह ओबरॉय और तुषार अग्निहोत्री दोनों को जेल के अंदर डलवा दूंगी। इतना बर्बाद कर दूंगी दोनों को कि इनकी कोई दौलत शोहरत इनके किसी काम नहीं आने वाली। एंड थैंक यू सो मच चीफ, आपको पता था कि इस केस में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि एकांश सिंह ओबरॉय जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता उसने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी है। मेरे मंगेतर से को उसने जान से मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे शक था कि मेरा मंगेतर राहुल उसके साथ काम करते करते उसे धोखा दे रहा है। मेरे हाथ पीले होने वाले थे, मेरी शादी होने वाली थी राहुल से, मेरा बचपन का प्यार था वो, लेकिन उस एकांश सिंह ओबरॉय ने मेरे राहुल को इतनी दर्दनाक मौत दी जो कोई अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी ना दे। मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने अलग अलग तरीके सोच लिए एकांश सिंह ओबरॉय को मारने के लिए, और अगर चीफ आप मुझे कानूनी तरीके से उसे बर्बाद करने का प्लान नहीं देते और मुझे अपनी टीम में शामिल नहीं करते तो शायद मैं भी उस गुनहगार की तरह गुनहगार बन गई होती। एकांश सिंह ओबरॉय को तो मरना ही होगा, जिस माफिया की गद्दी पर वो बरसों से हक जमाए बैठा है और पूरी दुनिया में अपनी एक फेयर इमेज लेकर घूम रहा है। मैं ये सब कुछ दुनिया के सामने लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुषार के साथ किसी भी हद तक पेश क्यों ना आना पड़े। आज फिर उसने अपने ही पार्टनर को मार डाला है, काश मैं ये सब रोक पाती। मगर चीफ, आपने मुझे मना क्यों कर दिया वहाँ जाने से? तभी रिया के चीफ ने जवाब दिया, अंदिस्को, हमें कोई आइडिया नहीं था रिया कि वो लोग अपने ही पार्टनर को जान से मार सकते हैं, वरना हम कुछ जरूर करते। हमें सिर्फ उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने थे जो अभी भी हमारे पास कम है। असो कोई आम बिजनेसमैन नहीं है, इंडिया की सरकार के साथ बाहर की सरकारों का भी पूरा समर्थन है उसके पास। अगर हमने उसे 1 घंटे की भी कस्टडी में लिया तो हमारी पूरी रॉ एजेंसी की तू थू कर देंगे मीडिया वाले। मैं खुद चाहता हूँ कि एकांश ओबरॉय का पर्दाफाश हो
वो जेल की सलाखों के पीछे जाए, मगर मेरे ऊपर सीनियर के तरफ से दबाव बन रहा है। सब कह रहे हैं कि बिना किसी ठोस सबूत के हम किसी एक्शन को अंजाम नहीं दे सकते। हमने बहुत बड़ी हस्ती से पंगा लेने का सोच लिया है, थोड़ा सब्र तो करना ही पड़ेगा। चीफ की बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए रिया ने कहा, मेरी तो जिंदगी का मकसद ही एकांश सिंह ओबरॉय को बर्बाद करना है। जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, उस दिन मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस केस में चाहे जितना वक्त लग जाए, जितनी मेहनत लग जाए, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मगर मैं राहुल को न्याय दिलवा कर रहूंगी। भले ही राहुल ने ऐसे गलत इंसान के अंदर काम किया और वो मारा गया, लेकिन मेरी आत्मा गवाही देती है कि अगर उसे पता होता कि एकांश सिंह ओबरॉय माफिया गैंग से जुड़ा हुआ है, तो वो उनका साथ कभी नहीं देता। मुझे पक्का यकीन है कि यही वजह रही होगी जो एकांश सिंह ओबरॉय ने राहुल को जान से मार दिया। वो मरेगा सर, पूरी दुनिया थूकेगी उस पर। चीफ का इम्पोर्टेंट फोन आया और वहाँ से वो चले गए। वही उसी कमरे में खड़ा एक और शख्स, जिसका नाम था ईशान। उसने रिया से पूछा, अंदिस्को, अब क्या प्लान है रिया? रिया ने जवाब दिया, अंदिस्को, सबसे पहले तुषार का मुझे और भरोसा जीतना होगा, ताकि वो मुझे सीधे एकांश सिंह ओबरॉय से मिलवा सके। इसके लिए मुझे तुषार का इस तरीके से ब्रेन वॉश करना है कि वो मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए। ईशान चौंकते हुए बोला, अंदिस्को, शादी? तुम सोच भी रही हो तुम बोल कर रही हो रिया? तभी रिया ने जवाब दिया, मैं जो बोल रही हूँ पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ, और वैसे भी जिसके केस लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ, एक शादी का नाटक करने में मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। आज तुषार बहुत ज्यादा बिजी है, इसीलिए कल उसने मुझे होटल ब्लू डायमंड में बुलाया है। कल मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से मेरे प्लेन का अगला स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाए। इधर अनिका और आरव बिन्नी वीर को घर के स्टोरी रूम में डांस सिखा रहे थे। रागिनी जी वही बैठकर सारे डांसिंग स्टेप्स देखकर सही या गलत बता रही थी। आफ्टर ऑल एक जमाने में वो भी कमाल की डांसर हुआ करती थी। वही सुनीता जी स्नैक लेकर स्टडी रूम में पहुंच गई। उनके चेहरे पर काफी प्यारी सी मुस्कुराहट थी बिन्नी और वीर को एक साथ देखकर। सुनीता जी मन ही मन बिन्नी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और वीर के साथ उसकी जोड़ी परफेक्ट समझती थी, मगर उन्हें लगता था कि अभी दोनों बच्चे हैं, इसलिए बात आगे बढ़ाना सही नहीं होगा। फिलहाल तो वीर हर बार डांस स्टेप गलत कर रहा था, जिस पर अनिका ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या कर रहे हैं इनविजिबल पैंथर भैया आप? अच्छा खासा बिन्नी आपके साथ डांस स्टेप कर रही है और आप उसकी कमर पर तक हाथ नहीं दे रहे। ऐसे तो कर लिया आपने रोमांटिक डांस। रुको, मैं आपको सिखाती हूँ डांस कैसे करते हैं। अनिका ने आरव को पकड़ा, उसके दाएं कंधे पर हाथ रखकर बाएं हाथ से उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। आरव अनिका की इस मूवमेंट से मुस्कुराने लगा और उसने भी अनिका की कमर को हल्के हाथों से पकड़ लिया। दोनों रोमांटिक स्टेप करने लगे। तभी वीर उन दोनों का डांस देखकर बोला, ये सब तुम ही दोनों कर सकते हो। जब देखो रोमांटिक मूवी जो थिएटर में देखने चले जाते हो, सब मेरे बस का नहीं है ये सब। तभी आरव मजे लेते हुए बोला, वीर तू एक काम क्यों नहीं करता, सीधा बिन्नी के साथ भांगड़ा कर ले। उल्टा सीधा भी कर लेगा तो चलेगा और तुझे बिन्नी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी अनिका ने बीच में बोलते हुए कहा, अंदिस्को, भांगड़ा करने के लिए भी कुछ स्टेप्स आने जरूरी है आरव, वीर भाई को तो वो भी नहीं आते। मैं भी कहाँ इनसे डांस करवाने चली थी, रहने दो, मैं हार जाती हूँ तो किसी को कौन सा फर्क पड़ेगा। तभी वीर अनिका को चुप कराते हुए बोला, अंदिस्को, पिंक पैंथर सुबह से तेरी बकवास सुन रहा हूँ मैं, अब तो मैं बिन्नी के साथ डांस करके भी दिखाऊंगा और तुम दोनों से बेहतर डांस करके दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे रात भर क्यों ना जाना पड़े। फिर वीर ने बिन्नी पर एक नजर डालते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो बिन्नी, और मुझे सिखाओ एक रोमांटिक डांस कैसे कर सकते हैं। बिन्नी जो वीर की आंखों में देखते ही अंदर से खुशी का अनुभव करने लगी। उसने वीर के दाएं हाथ को अपनी कमर पर खुद ही पकड़ कर रखा और बाएं हाथ में अपना हाथ रखते हुए उसके कंधे पर अपना एक हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए उसने बड़े ही प्यार से वीर को सारे स्टेप बता दिए। वीर अनिका से भी इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं सीख पाया जितना जल्दी बिन्नी से सीख गया। दोनों की इस तरीके की केमिस्ट्री देख अनिका और आरव एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी आरव ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लगता है बन गई दोनों की।
लेकिन हम दोनों से अच्छा डांस ये दोनों कभी नहीं कर पाएंगे। अनिका वीर और बिन्नी को डांस करते हुए देखते बोली, अंडिस्को कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों, बिल्कुल ड्रीम कपल की तरह। तभी आरव ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, हम दोनों भी तो कुछ कम नहीं लगते, इसमें तेरा क्या ख्याल है? तभी अनिका ने अपना कंधा आरव के हाथ के नीचे से हटाते हुए कहा, ये सिर्फ तेरा ही ख्याल है और बहुत घटिया ख्याल है। दोनों इस वक्त लगभग फुसफुसा कर बातें कर रहे थे, इसलिए घर के किसी भी मेंबर को उनकी बातें ना समझ आ रही थी, नहीं सुनाई दे रही थी। इसी तरह खाते पीते मस्ती में तकरीबन रात के 2 o'clock बजे तक रिहर्सल चलता रहा और उसके बाद चारों के चारों स्टडी रूम में ही सो गए। बिन्नी सोफे पर सोई थी तो वीर सोफे के नीचे सोफे के किनारे से टिकाए सोया हुआ था। बिन्नी का एक पैर वीर के कंधे पर टिका हुआ था। इधर स्टडी रूम में एक गद्दा भी लगाया हुआ था जिस पर अनिका फैल कर सो रही थी और आरव उसके पेट पर सिर रखकर फर्श पर ही सो गया। इधर एकांश अपने कमरे में बार बार करवटें बदल रहा था, उसकी नींद तो मानो गायब ही हो गई थी। वो बार बार अनिका के इमेज को अपनी आंखों के सामने रखकर शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर ले आता और दिल पर हाथ रखकर कहता है, अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा स्वेट हार्ट, कल ही मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। अगली सुबह अंडिस्को, आरव, बिन्नी, अनिका, वीर स्टेज के पीछे अपनी लास्ट रिहर्सल कर रहे थे। आज उन्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना था। तभी विवेक, जो अपने कॉस्ट्यूम में बिल्कुल तैयार था, मगर अपनी लास्ट रिहर्सल करने के बजाय वो बेकियों के पास जाकर मुंह मार रहा था। उसने जब देखा कि वीर बिन्नी के साथ डांस करने को तैयार हो गया है, उन्हें देख विवेक को अंदर ही अंदर आग लगने लगी और तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान आया जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। अब क्या करने वाला है विवेक, क्योंकि विवेक के किए धरे से उसका कोई फायदा हो ना हो, दूसरों का नुकसान तो पक्का ही होता है। जैसे अनिका का हुआ, उसके मिलाए नशे वाली ड्रिंक पीकर अनिका उसकी तो नहीं हुई, मगर की बाहों तक जरूर पहुंच गई। टू बी कंटिन्यूड गाइस। रात 12 o'clock बजे के बाद दूसरा चैप्टर भी डाल ही दूंगी, क्योंकि कल सुबह मेरी ऑनलाइन क्लासेस है। और हाँ, एक और न्यू नॉवेल शुरू कर दी है मैंने, अभी उसके 2 से 3 चैप्टर और लिख दूंगी। फिलहाल एक ही चैप्टर वहाँ पब्लिश है। स्टोरी का नाम है रीबर्थ ऑफ माई डेयरडेविल गर्ल। प्रोमो चैप्टर वहाँ तैयार हो गया है। आगे भी काफी तेजी से नोवेल के चैप्टर्स आते रहेंगे। स्टोरी बिल्कुल फ्रेश है, आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, जैसे आपको यहाँ आ रहा है। रोमांस, क्राइम, थ्रिलर सब कुछ है वहाँ पर भी। तो एक बार फिर मिलेंगे वहाँ पर, तब तक के लिए अंडिस्को। CH22 विवेक की चाल और एकांश की जलन, शरारत जिसे अयान ने 2 दिन से कमरे में बंद कर रखा था, वो उसी कमरे में रोती से सुबकती रही और फिर एंड में उसने खुद को संभाल भी लिया। कमरे का दरवाजा सर एक बार खुलता था, वो भी इत्तेफाक से, तभी जब शरारत को रोते रोते नींद आ जाती थी, उसी वक्त कोई खाने की ट्रॉली अंदर रखकर चला जाता था। अभी फिर शरारत दीवार के कोने से लगकर बैठी हुई थी। यही कुछ 10 मिनट पहले ही उसकी नींद खुली थी। वो अपने शरीर में काफी ज्यादा झुनझुनाहट और कमजोरी महसूस कर रही थी। पिछले 2 दिनों में उसने जानबूझकर खाने का एक निवाला नहीं खाया था, क्योंकि उसे बस अपने डैड के पास अपने घर जाना था, मगर उसके पास बाहर जाने का कोई चारा नहीं था। ऐसा नहीं था उसने भागने की कोशिश नहीं की और अपने इरादों को उसने बदल लिया, मगर अयान का डर भी उसके अंदर था। फिलहाल तो टेबल पर रखा खाना, जिसे देखकर अब शरारत का भी मन कर रहा था कि वो खा ही ले, क्योंकि उसका भूख से मरने का कोई इरादा नहीं था, उसे जिंदा रहना था। उसकी भी कई सारी ख्वाहिशें थी जिसे उसे पूरा करना। यही सब सोचते हुए शरीर से पूरी तरीके से हार चुकी शरारत अब दीवार के सहारे उठकर खाने को देखते देखते लड़खड़ाते हुए कदमों से खाने के टेबल के पास पहुंची। उसे जोर की प्यास भी लगी थी। कांपते हाथों से उसने धीरे धीरे किसी तरह हिम्मत करके पानी का ग्लास उठाया और वो पानी पीने ही लगी। तभी उसे अचानक ऐसा चक्कर आया कि उसके हाथ से पानी का ग्लास छूट गया और फर्श पर कांच का ग्लास टूट जाने की वजह से ग्लास के शीशे तितर बितर हो गए। अपनी ऐसी हालत देख शरारत से रहा न गया और वो अपने अंदर के दर्द को बाहर निकाल रोने लगी। हिम्मत कर उसने चेयर खिसका कर चेयर पर बैठ गई और पूरी शिद्दत से कोशिश करते हुए टेबल पर रखा पानी जग ही उठाकर मुंह से लगाकर पानी पीने लगी। 2 से 3 घूंट पानी पीते ही शरारत को थोड़ी राहत महसूस हुई और अपने दिमाग पर वो कंट्रोल कर पाई।
वरना भूख और प्यास ने उसके दिलो दिमाग को झंझोर कर रख दिया था। शरारत ने जग वही टेबल पर साइड में रखा और फिर से कांपते हाथों को आगे बढ़ाते हुए खाने की प्लेट अपने सामने की। वो खाने का निवाला बनाकर जैसे ही खाने लगी, उसे अपने डैड की याद आ गई और वो फिर से अपने आप को रोने से न रोक पाई। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए किसी तरह खाना खा लिया। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद कहीं जाके उसने अपना पूरा होश संभाला और चेयर पर से उठकर कमरे के बाहर से बाद दरवाजे को देखने लगी और खुद से ही बातें करते हुए धीमी आवाज में बोली, अंदिस्को, ये लड़का जिसने मुझे यहाँ बंद किया 2 दिन पहले तो कितने दिन के हाथ रहा था और अब है कि इसकी कमिटमेंट किए हुए दिन से 1 दिन ज्यादा बीत गया है और ना ही वो यहाँ आया है, ना ही मेरे डैड के बारे में किसी कहकर कोई खबर भिजवाए। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में, कहीं इसमें मेरे डैड के साथ कुछ गलत तो नहीं। शरारत इतना बोलते बोलते रुक गई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके आंसू फिर से निकल गए और उसने फिर से बोलना शुरू किया, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे डैड को कुछ नहीं हो सकता। हाथ भी लगा लिया ना अगर उसने मेरे डैड को, तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं ये दरवाजा तोड़ कर रहूंगी, मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। शरारत कमरे में कोई ठोस चीज ढूंढने लगी जिससे वो दरवाजा या खिड़की तोड़ सके। उसकी खोज जारी ही थी, तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुल गया। शरारत पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि अयान, जो इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लैक पेंट में था और काफी गुस्से में नजर आ रहा था, तेजी उसके करीब आने लगा। शरारत कुछ समझ पाती इससे पहले ही अयान ने अनायास ही शरारत का दाया हाथ कसकर पकड़ लिया और एक नजर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, अंदिस्को, चलो मेरे साथ। शरारत रोते हुए अयान की मजबूत हाथ की गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंदिस्को, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, जहाँ जाना है मैं चलती हूँ ना। मगर अयान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो लगभग घसीटता हुआ अब शरारत को कहीं ले जाने लगा। इधर विवेक ने वीर और बिन्नी को परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल तैयार देख लिया। दोनों लास्ट रिहर्सल कर रहे थे, मगर बिन्नी ने अभी तक नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए थे। ये बात ने बखूबी समझ ली और इसी चीज को देखकर विवेक के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। बिन्नी वीर से 2 मिनट का टाइम मांगकर सीधा अनिका के पास चली गई। अनिका जो आरव के साथ रिहर्सल कर रही थी, बिन्नी उसे सबसे अलग उसका हाथ पकड़ कर ले आई। अनिका बिन्नी से, अंदिस्को, क्या हुआ बिन्नी, तूने अभी तक चेंज नहीं किया और देख मैंने भी नहीं किया है, जल्दी से तैयार हो जा, प्रोग्राम शुरू होने ही वाला है। तभी बिन्नी बोली, अंदिस्को, तू अपने साथ 2 ड्रेस लेकर आई है ना, प्लीज मुझे अपनी वो ब्लैक हॉट ड्रेस दे देना, मेरी ड्रेस मुझे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। आई थिंक मुझ पर ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगेगा, मेरे पास फैंसी ब्लैक होती तो पक्का तुझसे नहीं मानती। मैंने कॉलेज की सबसे ज्यादा फैशन में रहने वाली लड़की आकांक्षा को देखा यार, क्या हॉट मस्त दिख रही है, मुझे उसे फेल करना है, प्लीज दे देना यार। तभी अनिका ने बिन्नी के हाथ पर हाथ रख कर कहा, तुझे मुझसे ड्रेस मांगने की जरूरत कब से पड़ गई, मेरे बैग में रखी है, जल्दी से लेकर पहन ले। और हाँ, थोड़ा आराम से बिजली गिराना मेरे भाई पर, कहीं मेरा भाई तेरी अदा से ज्यादा घायल ना हो जाए। अनिका बिन्नी को छोड़ते हुए बोली। तभी बिन्नी शर्माते हुए अनिका के हाथ पर हाथ मार कर बोली, बेशर्म कहीं की, अपने भाई के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या, चल मैं जाती हूँ। थोड़ी देर बाद कॉलेज परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई और आज का स्पेशल गेस्ट वहाँ कोई और नहीं बल्कि एकांश सिंह ओबरॉय को था। और वहाँ और कोई स्पेशल गेस्ट हो भी कैसे सकता था, आफ्टर ऑल वो पूरा कॉलेज ही एकांश सिंह ओबरॉय के स्वर्गवासी डैड का था, जो अब असो हो गया था। स्टेज पर जैसे ही एंकर ने स्पेशल गेस्ट के तौर पर असो का नाम लिया, बैकस्टेज में अपना मेकअप कर रही अनिका, जो कि इस वक्त डार्क रेड कलर के ब्यूटीफुल स्लीवलेस गाउन में थी और हल्के से टचअप के साथ अपना मेकअप पूरा कर रही थी, उसके दिल में जोर जोर से घंटी बजने लगी। ओह माय गॉड, यहाँ एकांश सिंह ओबरॉय आया है, कहीं उसने सबको मेरे और उसके बीच के हुए इंसिडेंट्स बारे में बता दिया तो। हाय रब्बा, मैं तो कहीं भी नहीं रहूंगी, अब मैं क्या करूं। लगभग 2 मिनट तक तो अनिका ऐसे ही घबराती रही और कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए ओवरथिंकिंग करने लगी। तभी पीछे से आरव आ गया और उसने अनिका के सेट किए बालों पर हाथ मारते हुए कहा, अरे ओ बंदरिया,
मेकअप करके अपने बंदर जैसे चेहरे को इतना घूर घूर कर क्या देख रही है? ज्यादा अच्छी नहीं लग रही तू। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं तेरे स्टेज पर जाते ही ऑडियंस भाग ना जाए। आरव की बात सुनते ही अनिका जिन ख्यालों में थी उनसे निकलकर सीधा आरव को टोंट मारते हुए बोली, अगर ज्यादा ही शर्म आ रही है मेरे साथ स्टेज पर जाने में तो अकेले जाकर ही डांस कर ले, मैं जा रही हूँ घर। अनिका वहाँ से उठ ही रही थी, तभी आरव ने अनिका के दोनों हाथ पकड़कर कहा, अरे रुक 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 मेरी जाने मन, थोड़ा सा मजाक भी नहीं समझती तू तो? माशाल्लाह आज तो तू कयामत ढा रही है। अनिका अंडस्को, ये पुरानी फिल्मों वाले डायलॉग मारना बंद कर, मेरा मजाक का मूड नहीं है। इधर स्टेज परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी। एकांश जिसको इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उसे स्पेशल गेस्ट की चेयर पर बैठकर ये सब देखना पड़ रहा था। उसकी नजर बार बार अपनी घड़ी पर पड़ रही थी। एकांश ने सिर्फ 1 घंटे ही यहाँ बैठने का फैसला लिया था और अब परफॉर्मेंस देखते देखते आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। तभी स्टेज पर बिन्नी और वीर का परफॉर्मेंस शुरू। एकांश जो बेमन से कॉलेज प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स के बगल में बैठे चेयर के साइड पर अपनी कोहनी रखकर स्टेज पर नजर रखे हुए था, अचानक ही उसकी नजर बिन्नी की बॉडी पर गई, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर की काफी हॉट ड्रेस पहनी हुई थी। बिन्नी और वीर सॉन्ग अंडस्को इश्क वाला लव पर डांस कर रहे थे। वही एकांश को बिन्नी की ड्रेस काफी हद तक जानी पहचानी लगी, फिर भी उसने ज्यादा गौर नहीं किया। इधर बिन्नी वीर के साथ डांस कर ही रही थी और वीर भी बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बिन्नी के साथ थिरक रहा था। दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा ही रहा था। तभी आधा गाना खत्म होते होते ही बिन्नी को उसकी ड्रेस कुछ ढीली ढीली सी लगने लगी। वो ड्रेस काफी पतली सी स्लीव वाली थी, जो कि बिन्नी को नॉन स्टॉप डांस करते करते हल्की नीचे सरकती महसूस हुई। बैकस्टेज खड़ा विवेक बेवजह मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से उसकी खुशी फूले नहीं समा रही है। इधर बिन्नी, जिसकी ड्रेस अब डांस करते करते बिल्कुल काबू से बाहर हो चुकी थी और अब उसके शरीर से फिसलकर नीचे गिरने ही वाली थी, क्योंकि 1 सेकंड पहले ही उसकी ड्रेस की दोनों स्लीव टूट चुकी थी, या यूं कहे कि वो सिर्फ 2 धागे पर ही टिकी हुई थी। ये पूरी की पूरी करामात विवेक की थी। बिन्नी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे लगा कि अब तो उसकी इज्जत हुई और उसके सामने गई। गाना अभी खत्म ही नहीं हुआ था और ये सब एक पल के लिए उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे एहसास हुआ कि अचानक से उसकी ड्रेस नीचे खिसकने से रुक गई और साथ ही उसे महसूस हुआ कि इस अवस्था में भी वो वीर के साथ डांस कर रही है। बिन्नी ने अचानक ही आंखें खोली, तब उसने देखा कि वीर ने अपने दाएं हाथ से बिन्नी की ड्रेस सहित उसे कसकर पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से उसने बिन्नी के स्टेप को अपने मूवमेंट से बरकरार रखा हुआ है। वीर ने बिन्नी को एक कदम भी हिलाने नहीं दिया। उसने बिन्नी को गोद में उठा लिया। गाना जस्ट खत्म होने ही वाला था, तभी वीर बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहा। सॉन्ग खत्म हुआ, स्टेज का पता लग गया, मगर वीर ने बिन्नी को अभी तक गोद से नहीं उतारा। वो सीधा बिन्नी को गोद में लिए ही बैकस्टेज रूम में चला गया और वीर ने जाते ही उसने बिना बिन्नी के चेहरे को देखते कहा, अपनी ड्रेस को सही से पकड़ो, मैं तुम्हें नीचे उतार रहा हूँ। बिन्नी जो एकटक होकर वीर को ही आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, उसने झट से दोनों हाथ से अपने सीने के ऊपर ड्रेस को और ज्यादा खींचते हुए ड्रेस पकड़ ली। वीर ने उसे गोद से नीचे उतारा और अभी उसने बिन्नी को नहीं देखा। सीधे खड़े होकर उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ड्रेस लेकर आ रहा हूँ, तुम वो पहन लेना, और कमरे से बाहर चला गया। जस्ट 2 मिनट में ही वीर कमरे में दोबारा दाखिल हुआ और सोफे पर ड्रेस रखकर वहाँ से चला गया। बिन्नी जो अब तक बिल्कुल मौन खड़ी थी, उसके अंदर इस वक्त मिक्स फीलिंग थी। वो धीमी आवाज में खुद से ही बातें करते हुए बोली, ये सब क्या हो गया? आज तो अगर वीर के अलावा कोई और पार्टनर मेरे साथ होता तो शायद मेरी स्टेज पर बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती। वीर ने मेरी ड्रेस खुलने से बचा ली और उसने मुझे एक बार भी नहीं डांटा कि क्यों मैंने ऐसी ड्रेस पहनी। उल्टा उसने मुझे सबकी नजरों में जलील होने से बचाया है। इधर आरव और अनिका, जो वीर और बिन्नी को बैकस्टेज आते देख चुके थे, उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अगला परफॉर्मेंस उन्हीं का था। दोनों स्टेज पर गए और उनका परफॉर्मेंस सॉन्ग था अंडस्को, जो बज चुका था अंडस्को, तलब है तू, तू है नशा।
गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में, मरी से इश्क हूँ मैं, कर दे दवा, हाथ रख दे तू दिल पर जरा। ओ, हाथ रख दे तू दिल। आरव तो अनिका के साथ डांस करते करते सिर्फ पूरा ध्यान उसके चेहरे पर ही रख रहा था। उसके स्टेप्स अनिका के साथ बिल्कुल बेहतरीन तालमेल जोड़ रहे थे। इधर एकांश, जिसने अनिका को किसी गैर लड़के के साथ स्टेज पर डांस करते हुए देख लिया था, उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों हाथ की मुठ्ठियां बना ली और गुस्से में दांत पीसते हुए जलती हुई आंखों से दोनों का डांस देखने लगा। इधर अनिका आरव के साथ पूरी एक्साइटमेंट के साथ डांस कर रही थी। एकांश मन ही मन आरव के साथ थिरकती रखती अनिका को देखते हुए बोला, किसी और लड़के को तुमने खुद को हाथ लगाने दिया स्वीट हार्ट, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और जिसने तुम्हें हाथ लगाया उसे भी। एकांश के चेहरे पर जो गुस्सा था वो अक्सर तभी आया करता था जब वो किसी को मौत के घाट उतारने होता था। चलिए अब कल देखेंगे एकांश क्या करेगा और अयान शरारत को कहाँ लेकर गया है। CH23 तुम सिर्फ मेरी हो। अब तक आपने पढ़ा अनिका की वो हॉट ड्रेस जो बिन्नी पहनकर स्टेज पर आई थी, अचानक ही उसके दोनों स्लीव्स टूट गए। ये सब विवेक का किया धरा था, मगर स्टेज पर बिन्नी की इज्जत तार तार होते रह गई, क्योंकि वीर ने बखूबी बिन्नी की ड्रेस संभाली और साथ ही उसे गोद में लेते हुए गाना खत्म होते ही स्टेज के बैकग्राउंड में आ गया और उसने बिना बिन्नी को डांटे कि उसकी ऐसी ड्रेस क्यों पहनी, चुपचाप दूसरी ड्रेस पकड़ाकर चेंजिंग रूम से चला गया। वही एकांश, जो स्पेशल गेस्ट के तौर पर कॉलेज एनुअल फंक्शन में आया था, उसने जब अनिका को आरव के साथ डांस करते हुए देखा तो गुस्से से जलती हुई आंखों से दोनों को देखकर उन्हें सजा देने की बात करने लगा। अब आगे अंडरस्कोर। इधर अयान, जो शरारत के नाजुक कलाई को अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में इतने जोर से पकड़े हुए था कि अब शरारत के हाथ में जोरों का दर्द होने लगा। वही वो पहले से भी काफी ज्यादा कमजोर थी, मगर अयान को उसके दर्द से कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। अयान ने शरारत को ले जाकर एक बड़े से हॉल के बीचों बीच धक्का दे दिया। शरारत चीखते हुए फर्श पर गिरी। उसके दोनों घुटनों में फर्श से टकराने की वजह से अचानक ही चोट लग गई। इस बीच वो रोने लगी, लेकिन अयान, जो जिंदा लोगों को गाड़ी में फूंक दे, उसे कहा है किसी लड़की के दर्द का ख्याल होगा। उनके साथ 2 आदमी और थे जिन्हें अयान ने इशारे से कुछ काम करने का इशारा दिया। वो दोनों वहाँ से चले गए और लगभग 30 सेकंड बाद ही दोनों किसी सूट बूट वाले आदमी को घसीटते हुए हॉल में ले आए। उस आदमी की हालत देखने लायक नहीं थी, उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा गया था और तो और उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हफ्तों से वो नहाया ना हो। उस आदमी को देखकर शरारत जल्दी से उठकर उस आदमी के सीने से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। डैड, तो ये था सिंघानिया, जो फाइनेंशियल तौर पर पूरी तरीके से तो पहले ही बर्बाद हो चुका था। अब उसे पर्सनल बेसिस पर भी मजबूर किया जा रहा था। सिंघानिया, जो शरारत को गले से लगाया चुपचाप उसे देख रहा था, या यूं कहे कि उसने शरारत को काफी गुस्से से गले लगाया हुआ था। शरारत, जो सिंघानिया के गले से लगकर बेतहाशा रो रही थी। सिंघानिया ने एकदम से उसे जोर के झटके से खुद से दूर कर दिया और गुस्से से उसे देखने लगा। इधर शरारत, जो सिंघानिया के झटके से थोड़ा पीछे जमीन पर जा गिरी, उसने अपने सिंघानिया को देखते हुए कहा, डैड, क्या हुआ आपको? Why you behaving like this? तभी सिंघानिया ने शरारत को डांटते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। मनहूस कहीं की, जब से मेरी जिंदगी में आई है तब से मुझे बर्बाद करके रख दिया है तूने। अरे किसका डैड? कौन सी बेटी? अरे तू तो मेरे पार्टनर की बेटी थी, मैंने उसे बर्बाद कर दिया था। पता है कौन था वो तेरा डैड? 12 साल की थी तू जब तुम लोगों के घर में हादसा हुआ था, मैंने वो सब करवाया था। सबके सब मारे जाते, लेकिन तू पता नहीं कैसे जिंदा बच गई। तेरे सिर पर चोट लगने की वजह से तू अपना पूरा पास्ट तू भुला चुकी थी। कर्म फूट गए थे मेरे कि मैंने उस प्रॉपर्टी का लालच किया जो तेरा बाप तेरे नाम लिखकर चला गया। मनाली में 200 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने तेरे नाम लिख रखी थी। उस प्रॉपर्टी की कीमत फ्यूचर में 3 गुना ज्यादा होती। इसका लालच मन में मैंने तुझे गोद ले लिया, दुनिया के सामने तुझे अपनी बेटी बनाया और तेरे मेरी जिंदगी में आते ही मेरी बीवी मर गई। उसके पेट में मेरा बच्चा था, वो भी खत्म हो गया। आए दिन मुझे बिजनेस में घाटे होने लगे, फिर भी मैंने किसी तरह संभाल लिया और फिर पता चला
कि तू खुद उस प्रॉपर्टी की मालिक नहीं है, बल्कि तू जिस लड़के से शादी करेगी वो प्रॉपर्टी उसकी होगी। अरे मैं तो जबरन तेरी शादी करवाने वाला था तेरे इंडिया आने के बाद, और फिर पता चला कि तूने शादी कर ली है, वो भी मेरे ही दुश्मन से। सिंघानिया के मुंह से शादी का नाम सुन शरारत को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके डैडी ये सब बोल क्या रहे हैं। शरारत अमित सिंघानिया से डैड कौन सी शादी, किसकी शादी? तभी बीच में अयान बोला हम दोनों की डालें, तुमने बताया नहीं इन्हें। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने ही कब दिया कि तुम किसी को कुछ बता पाती हमारे बारे में। वैसे अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई ना, तो तुम्हारे इस बाप का क्या काम? अरे ये तो तुम्हारा बात ही नहीं है, इसने तो कबूल कर लिया कि इसका तुम्हें इतने सालों से पालने का रियल इंटेंशन क्या था। अब तो इसे मार ही देना चाहिए। शरारत अयान की बात सुनकर घबराते हुए ना में अपना से हिला रही थी। वही सिंघानिया ने अयान के एक आदमी की पेंट से बड़ी ही तेजी से उसकी गन निकाल ली और निशाना उसने शरारत को बना लिया। डैड क्या कर रहे हैं आप? ये झूठ बोल रहा है। मेरे लिए पैसे कुछ नहीं है, मैंने तो हमेशा आपको सबसे ऊपर रखा है, आप तो मुझ पर भरोसा करिए। ये सब इसकी चाल है, आपने मुझे इतने साल पाला है और इतना प्यार दिया है, मुझे तो कभी अपनी मॉम की कमी भी महसूस नहीं होने दी आपने, फिर मैं क्यों आपको धोखा दूंगी डैड? शरारत ये सब रोते रोते बोल रही थी। सिंघानिया ने उसे बचपन से इतना बड़ा धोखा दिया, ये जानने के बाद भी शरारत सिंघानिया को अपना डैड मान रही थी। मगर सिंघानिया था कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं थी। उसने अभी तक शरारत को गन का निशाना बनाया हुआ था और गुस्से में उससे बोला मनहूस कहीं की, अब तुझे मैंने सारी सच्चाई बता ही दी है, तो बरसों की कसर आज पूरी कर लेता हूँ। वैसे भी मैंने यही सोचा था कि तेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर तुझे एक दर्दनाक मौत दूंगा। अब मैं पहले तुझे मारूंगा, फिर अपने इस दुश्मन के पिल्ले अयान को। मुझे बर्बाद करने की सजा तुम लोगों को आज जरूर मिलेगी। इतना कहते ही सिंघानिया ने गन की ट्रिगर दबा दिया, मगर ये क्या? सिंघानिया खुद ही फर्श पर धराशायी हो गया और सिंघानिया की चलाई हुई गोली से शरारत को आयान ने बचा लिया। आयान ने जानबूझकर अपने एक आदमी को गन लेकर बिल्कुल उसी के पास खड़े रहने को कहा था, ताकि सिंघानिया को गन निकालने का मौका मिल जाए। सिंघानिया को गोली अयान ने गोली मारी थी, साथ उसी ने शरारत को बिना अपनी जान की परवाह किए सिंघानिया के वार से बचा लिया। शरारत डैड सिंघानिया फर्श पर तड़प रहा था। एक गोली लगने के बाद भी अभी तक वो जिंदा था। मैंने शरारत की कमर को अपने एक हाथ से होल्ड कर रखा था और दूसरे हाथ से उसने गन से दोबारा फर्श पर पड़े सिंघानिया को निशाना बना लिया। सिंघानिया जो तड़पते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, अयान ने सिंघानिया के पैर पर एक और गोली मारी। अभी भी सिंघानिया नहीं मरा था और शरारत अयान के सीने पे मुक्के बरसाने लगी, वो उसे छोड़ दे। मगर अयान बिल्कुल उसी तरीके से अब तक शरारत को पकड़े हुए था। अयान ने एक नजर अपने आदमी को देखा और उसका आदमी भागते हुए जाकर केरोसिन और लाइटर ले आया। दूसरे इशारे पर उनके आदमी ने जिंदा सिंघानिया के ऊपर केरोसिन छिड़क दिया, फिर लाइटर को पकड़ते हुए दूर खड़ा हो गया। अब शरारत भी समझ चुकी थी कि यह लोग सिंघानिया के साथ करने क्या वाले हैं। नहीं, प्लीज उन्हें छोड़ दो, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाने दो उन्हें, ऐसा मत करो। शरारत रो गिड़गिड़ाकर अयान से सिंघानिया के जिंदगी की भीख मांग रही थी, मगर अयान के कान में कुछ नहीं जा रहा था। उसने वैसे ही शरारत के कमर को होल्ड कर रखा था और अपनी सीधे हाथ से लाइटर जलाकर उसने केरोसिन से भीगी सिंघानिया के ऊपर को लाइटर फेंक दिया। सिंघानिया रोते गिड़गिड़ाते रहा, मगर कुछ नहीं हुआ। अंत में आग की लपट ने उसको पूरी तरीके से घेर लिया और वो पूरे हॉल में जलता हुआ तड़प तड़प कर घूम रहा था। शरारत जो रोती चिल्लाती अपनी डैड को बचाने की कोशिश करती, मगर वो अयान की गिरफ्त तक से नहीं छूट पा रही थी। अचानक ही वो बेहोश हो गई और अयान के कंधे पर उसका सिर रह गया। सिंघानिया को तड़पते देख अयान के चेहरे पर अजीब ही एविल स्माइल थी। इधर सारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी और अब विनर अनाउंस करने की बारी थी। एंकर ने फर्स्ट विनर वीर और बिन्नी के नाम पर अनाउंस किया। बिन्नी जो दूसरी ड्रेस चेंज करके स्टेज पर वीर के साथ खड़ी, दोनों एक दूसरे को देख खुशी से उछल पड़े
और आज पहली बार वीर ने खुद बिन्नी को सबके सामने गले लगा लिया। अनिका ये देखकर बहुत खुश हुई। अवार्ड सर्टिफिकेट देने के लिए स्टेज पर एकांश को बुलाया गया, जिसे देखकर फिर से अनिका की टाई फिश हो गई। एकांश जो इस वक्त बिना एक्सप्रेशन के चेहरे के साथ स्टेज पर आकर खड़ा हो गया। एकांश हमेशा की तरह इतना किलर लग रहा था कि सारी लड़कियां उसे देखकर पागल हो रही थी। वीर और बिन्नी दोनों हाथ पकड़े अपना अवार्ड लेने चल दिए। उसके बाद सेकंड विनर की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें आरव और अनिका का नाम लिया गया। आरव उछल कर अनिका को गले से लगा रहा था और उसने तो अनिका को जोश ही जोश में गोद में भी उठा लिया। एकांश हल्की नजरों से ये सब देख रहा था। तभी दोनों एकांश के सामने आए और उन्होंने अपना अवार्ड लेने के लिए एकांश के आगे हाथ बढ़ाया। तभी अनिका को महसूस हुआ कि का हाथ उसके हाथ को टच कर रहा है। जब अनिका ने एकांश के चेहरे को गौर से देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। इसी तरह अवार्ड सेरेमनी खत्म हुई, मगर फिर भी फंक्शन अभी चालू हो जाए एकांश वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद कॉलेज से ये चारों भी निकल गए। तभी अरब ने सोचा कि दोनों मिलकर उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी पियेंगे और इस जीत का जश्न मनाएंगे। आरव ने अपनी बाइक निकाली ही थी कि तभी उसके सिर पर किसी ने जोर से वार किया और ये देखे बिना ही कि उसे किसने मारा है, बेहोश हो गया। इधर अनिका जो अरब का वेट कर रही थी, अचानक ही उसका हाथ पकड़ किसी ने उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। अनिका कुछ एक्शन ले पाती इससे पहले ही उसके मुंह पर किसी ने रुमाल रख दिया। उस रुमाल में क्लोरोफॉर्म था, जिसकी वजह से अनिका बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब अनिका की आंख खुली तो उसने अपने आप को किसी के कंधे के सहारे अपना सिर रखा हुआ पाया। अनिका ने होश संभालते हुए अपना सिर झटका और ढंग से देखा तो वो एक बड़े से घर में थी, जहाँ की कुछ चीजें उसे जानी पहचानी सी लगी। अनिका ने अपने बगल में देखा तो एकांश बैठा हुआ था। एकांश का हाथ अभी अनिका की कमर पर था, जिसे उसने अनिका की बेहोशी की हालत में भी होल्ड कर रखा था। अनिका ये सब देख काफी अचंभे में पड़ गई। उसे याद आया कि लास्ट टाइम उसके साथ हुआ क्या था। वह काउच पर से उठने की कोशिश करने लगी, मगर तभी एकांश ने उसकी कमर को पकड़ खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अनिका झटके से की गोद में बैठ उसके सीने से टकरा गई, जिससे अनिका की हल्की सी आह निकली और एकांश अनिका की आवाज से सुकून महसूस करने लगा। एकांश ने अपना चेहरा अनिका की गर्दन में डालते हुए और उसकी जिस्मानी खुशबू को महसूस करते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें किसी और को अपने करीब आने देने का कोई हक नहीं। टू बी कंटिन्यूड गाइस।